अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। अजब इत्तेफाक है, इंतखाबात से पहले नून लीग मुश्किल में थी, रहनुमाओं पर केसेस बन रहे थे, गिरफ्तारियां हो रही थीं और सजाएं मिल रही थीं। इंतखाबात से 4 दिन पहले तक गिरफ्तारी हुई, मगर अब उन केसेस में नून लीग को रिलीफ मिल रहा है, सजाएं मुअत्तल हो रही हैं, जमानत पर रिहाई मिल रही है। इन सब केसेस पर बात करेंगे, मगर सबसे पहले बात करेंगे नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी के केस की, जो 2012 से अदालतों में है, मगर इंतखाबात से 4 दिन पहले अदालत ने हनीफ अब्बासी को उम्र कैद की सजा सुना दी और वो इंतखाबात नहीं लड़ सके। नून लीग के रहनुमा ने फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील की और अदालत से सजा मुअत्तल करने की दरख्वास्त की, जिसे आज मंजूर करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त की आज लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। समाअत के दौरान हनीफ अब्बासी के वकील ने अदालत को बताया कि एफिड्रीन केस में 8 मुल्जिमान के खिलाफ ट्रायल हुआ था, मगर सजा सिर्फ हनीफ अब्बासी को हुई। उनके मौकिल के खिलाफ यह मुकदमा सियासी नोयत का है, जिसका हकाइक से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रोसिक्यूशन ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। अदालत से दरख्वास्त है कि सजा मुअत्तल करके हनीफ अब्बासी को रिहा किया जाए। सरकारी वकील ने अदालती फैसले के हक में दलाइल दिए, जिसके बाद अदालत ने हुक्म दिया कि मुतालिका अदालत ने इस मुकदमे का फैसला सुनाते हुए हकाइक और कानूनी नकात को सामने नहीं रखा। फैसले में बहुत से कानूनी नकाइस हैं, इसलिए हनीफ अब्बासी जमानत के हकदार हैं, उनकी जमानत मंजूर की जाती है। तफसीली फैसला अभी आया नहीं है, जिससे पता चलेगा कि लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर करने की दरख्वास्त किन बुनियादों पर दी है, मगर फैसले में नकाइस की निशानदही जरूर कर दी है। ये केस तकरीबन 7 साल से अदालतों में है। गुज़िश्ता साल जुलाई में ही लाहौर हाई कोर्ट ने एफिड्रीन केस सुनने वाली खुसूसी अदालत को रोजाना की बुनियाद पर समाअत का हुक्म दे दिया और 21 जुलाई को फैसला सुनाने की हिदायत कर दी। फिर जब फैसले से 1 दिन पहले यानी 20 जुलाई को हनीफ अब्बासी के वकील ने इंसदाद मंशियात की अदालत से दलाइल के लिए मजीद वक्त देने की दरख्वास्त की, जो मुस्तरद कर दी गई और इंसदाद मंशियात की खुसूसी अदालत के जज ने कहा कि मुझे 21 जुलाई को ही केस का फैसला देना है, मैं मजीद वक्त नहीं दे सकता। दलाइल सुनूंगा, चाहे अगला दिन भी आ जाए, और दलाइल सुनने के बाद चैम्बर में बैठकर ही फैसला लिखूंगा। फिर अगले दिन अदालत ने कई घंटों की ताखीर के बाद रात 11 बजे फैसला सुनाया। हनीफ अब्बासी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और उनके साथ शामिल तमाम 7 मुल्जिमान को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया गया। इस फैसले पर तनकीद की गई कि इसमें गूगल से सर्च करने के हवाले दिए गए, मगर हनीफ अब्बासी गिरफ्तार हुए और जेल चले गए। जिन दिनों में हनीफ अब्बासी के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ, उन्हीं दिनों में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के बेटे मूसा गिलानी और पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर मखदूम शहाबुद्दीन पर भी एफिड्रीन के कोटे की फराहमी में दबाव का इल्जाम लगा, मगर इन दोनों के खिलाफ केसेस का फैसला अभी नहीं आया। अहम बात यह है कि साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के बाद जब वजारत उज़्मा के लिए मखदूम शहाबुद्दीन का नाम सामने आया, तो अचानक 21 जून 2012 को एफिड्रीन केस में ही उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए, जिसके बाद मखदूम शहाबुद्दीन का नाम मुमकिना वजीर आजम की फहरिस्त से निकल गया। फिर उसके बाद अब तकरीबन 7 साल हो गए हैं, मगर केस किसी अंजाम तक नहीं पहुंचा। हनीफ अब्बासी के खिलाफ अदालती फैसले के बाद उनके हल्के में इंतखाबात भी मुलतवी हो गए। वो NS-60 रावलपिंडी से शेख रशीद के खिलाफ इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे। बाद में ज़िमनी इंतखाबात में इस हल्के से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब हो गए। अहम बात यह कि हनीफ अब्बासी ने इमरान खान और जहांगीर तरीन की नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, जिस पर जहांगीर तरीन तो नाअहल हो गए, लेकिन इमरान खान के खिलाफ हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। अजीब इत्तफाक है कि नवाज शरीफ को भी एवनफील्ड केस में इंतखाबात से 19 दिन पहले ही सजा हुई। शरीफ खानदान के वकील ने भी अदालत से कुछ वक्त मांगा कि फैसले में कुछ ताखीर की जाए, मगर अदालत ने यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। लेकिन फिर जिस तरह हनीफ अब्बासी को इलेक्शन के बाद रिलीफ मिला, इसी तरह एवनफील्ड रेफरेंस में साबिक वजीर आजम और उनकी बेटी को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इलेक्शन के बाद ही रिलीफ मिला, सजा मुअत्तल हुई और अदालत ने जमानत पर उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। अक्टूबर 2018 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने तफसीली फैसले में लिखा कि दरख्वास्त गुजार पर इल्ज़ाम था, यानी कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने करप्शन, बददियानती और गैर कानूनी ज़राए से एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हासिल किए, लेकिन इस्तगासा इस हवाले से नैब ऑर्डिनेंस 1999 की सेक्शन 9A4 के तहत सबूत नहीं ला सका, जिस पर मुल्जिम को बरी किया गया और नैब ने इस बरीयत को चैलेंज नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था कि एहतसाब अदालत के फैसले में नवाज शरीफ की आमदनी या फिर इन ज़राए का जिक्र ही नहीं किया गया जिसके जरिए एवनफील्ड फ्लैट्स हासिल किए गए हों। नवाज शरीफ के वकील ने अहम सवाल उठाया कि एहतसाब अदालत के फैसले में नवाज शरीफ की जानिब से मुबैना तौर पर 1993 से 1996 में लंदन फ्लैट्स के कब्जे के वक्त उनकी मालियत का जिक्र नहीं। इस हवाले से अदालत ने जब नैब के वकील से पूछा, तो कोई दस्तावेज या सबूत दिखाने के बजाय अदालत से कहा गया कि फ्लैट्स की मालियत का तयन गूगल से हासिल किया जा सकता है। जस्टिस अतर मिनल्लान ने अपने तहरीरी फैसले में लिखा था कि बादियों नज़र में ये हमारी राय है कि एहतसाब अदालत के फैसले में मौजूद खामियों और गलतियों के बाइस मुल्जिमान को दी गई सज़ा और जुर्म ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकती।
अजीब इत्तेफाक है कि इंतखाबात से ठीक एक माह पहले 25 जून 2018 को नून लीग के रहनुमा राजा कमरुल इस्लाम को भी नैब ने साफ पानी केस में गिरफ्तार कर लिया। वो टैक्सला से साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार के मुकाबले में इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे, मगर जिस दिन उन्हें टिकट मिला इसी दिन नैब ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल से इंतखाबात में उन्होंने हिस्सा लिया। मगर यह भी अजीब इत्तेफाक की बात है कि हनीफ अब्बासी और नवाज शरीफ की तरह उन्हें भी इलेक्शन के बाद हाईकोर्ट से रिलीफ मिल गया। अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने उस केस में अपने तफसीली फैसले में लिखा कि दरख्वास्त गुजारों ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। बादियों नजर में इस केस में तमाम कार्रवाइयां कानून और उसूलों के मुताबिक थी। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं कि जिससे यह तासुर भी मिलता हो कि राजा कमरुल इस्लाम ने इससे मुताल्लिक कोई भी काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इजाजत के बगैर किया। सिर्फ 2 डायरेक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई और उन्हें मुल्जिम बनाया गया, जिसकी वजह शायद सिर्फ नैब ही को पता हो। अदालत ने अपने फैसले में कई बार ये लिखा कि दरख्वास्त गुजारों ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। अदालत ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि बादियों नजर में लगता है कि नैब की दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ कार्रवाई बदनीयती पर मबनी थी। नैब के हवाले से अदालत ने लिखा कि बदनीयती पर मबनी उन्होंने कार्रवाई की। यह था इंतखाबात से पहले बनने वाले तीसरे केस का अंजाम कि यह सब इत्तफाकी तौर पर हुआ कि इंतखाबात के बहुत करीब जल्दी फैसले सुनाए गए और अब इन फैसलों में खामियों की निशानदेही हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता जमानतें हो रही हैं। सीनियर तजियाकार सुहेल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वड़ाई साहब बहुत शुक्रिया। वड़ाई साहब, हनीफ अब्बासी की भी जमानत हो गई। नून लीग की मुसीबतें मरियम नवाज, नवाज शरीफ, फिर दूसरे रहनुमाओं के साथ साथ कम हो रही हैं। आपको लगता है कि इंतखाबात से पहले जो हो रहा था वो मेरिट पर था या अब जो हो रहा है वो मेरिट पर है? पहले नून लीग खुश नहीं थी, अब तहरीक इंसाफ खुश नहीं है। कुछ जो लीडरान हैं वो बराह रास्त, कुछ बराह रास्त नहीं मगर तरीके से अदालतों पर तनकीद कर रहे हैं। डेफिनेटली उनकी मुश्किलें आसान हो रही हैं और जितनी वो ट्रबल में ज़ाती तौर पर और उनके वर्कर चले गए थे उससे आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं और ज़ाहिर है कि पीटीआई की हुकूमत की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ निकल रहे हैं। ये दिलचस्प बात है क्योंकि ज़ाहिर है अदलिया कभी किसी के हक़ में फ़ैसला आता है, किसी के ख़िलाफ़ आता है, लेकिन इस वक्त पीटीआई हुकूमत ये चाहती है कि पीपल्स पार्टी और नून के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जेलों में रहें और ख़ास कर जिनके मुकदमात पर कोई फ़ैसले आ चुके हैं उन्हें तो वो लाजमी तौर पर जेलों में रखना चाहते हैं। इसलिए हर ज़मानत पर और हर रिहाई पर वो नाखुश होते हैं। तो यूँ समझिए कि इससे नून लीग को रिलीफ मिल रहा है और पीटीआई को तकलीफ़ हो रही है। तो इससे आप बिलवास्ता तौर पर ये कह सकते हैं कि नून के दुख कम हो रहे हैं, लेकिन इन्हें क्लीन चिट अभी भी नहीं मिली। ऐसे लगता है कि वो समझा ये जा रहा है कि अभी ना कोई इलेक्शन है, ना कोई अभी बड़ा चैलेंज दरपेश है। तो इसलिए ये उन्हें जो एक यूँ समझे कि पहले सख्ती से कमी आई है उनमें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनके कोई इक़्तिदार के रास्ते हमवार हो रहे हैं और पीटीआई के लिए ज़मीन तंग हो रही है। अभी ऐसा वक्त आने में थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ, ये सही है कि पहिया जिस सिमत घूम रहा था अब उतनी तेज़ी से उस सिमत नहीं घूम रहा। मगर पहले तासुर यह था कि इलेक्शन से पहले ये हो रहा है, इलेक्शन की वजह से अब तासुर ये उभर रहा है कि जो जो हुकूमत पर तनकीद करता है उसके खिलाफ मामला हो जाता है। सुई साउथ के सब डायरेक्टर्स ने जिस टर्मिनल के लिए दस्तखत किए मगर नाम सिर्फ ईसीएल पे डाल दिया मिफ्ता इस्माइल साहब का, वो कह रहे हैं कि जी मैं तनकीद बड़ी करता हूँ इसलिए काम हो रहा है। तो उस वक्त केसेस मेरिट पर बने थे या इलेक्शन के डायनामिक्स के तहत बने थे या अब फैसले जो हैं वो मेरिट पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? दोनों में से कोई एक बात ठीक हो सकती? नहीं, ये तो देखें ना, जिस तरह से हनीफ अब्बासी को सज़ा हुई थी, कोई भी जितना भी कोई जानिबदार हो वो ये नहीं कह सकता कि उस वक्त इलेक्शन का मसला नहीं था। इलेक्शन डायनेमिक्स लाजमी तौर पे इन्वॉल्व थे, इतनी रात गए फ़ैसला करना, इंतज़ार करवाना, तो ये उससे तो साफ ये लगता था कि ये फ़ैसला जो है इसकी पॉलिटिकल डायमेंशंस ज़रूर मौजूद हैं। क्या अब भी वो पॉलिटिकल डायमेंशन है, इसके बारे में गौर करना पड़ेगा। मुझे ये लगता है कि जब एक पॉलिटिकल बाइसिस पर केस बनाया जाता है उस वक़्त की फ़ज़ा में तो वो चल जाता है, लेकिन जब कोर्ट के अंदर आता है, जब उसके अंदर दलाइल होते हैं, जब वक्त गुज़र जाता है, हमने देखा है, तो वो फिर उसके अंदर उस सिचुएशन का दबाव ख़त्म हो जाता है, तो वो केस जो हैं
उनमें कुछ जान नहीं रहती। तो भाई साहब, इतनी अपसेट क्यों है तहरीक इंसाफ अगर अदालतों की तरफ से ऐसे फैसले आ रहे हैं कि अदालतों पर ही तनकीद शुरू हो गई है? आपने पहले भी कहा कि हुकूमतों को सूट नहीं करता कि अपोजिशन को जब आप विक्टिमाइज करते हैं और आपकी कारकर्दगी पर पहले ही सवाल उठ रहे हों तो हुकूमत खतरे में पड़ जाती है। हुकूमत चाहती है कि माहौल बेहतर हो। अब तहरीक इंसाफ की अपनी कारकर्दगी पर सवाल उठ रहे हैं, मईशत नहीं संभल रही, इस पर सवाल उठ रहे हैं, 7-8 महीने कुछ और कहते रहे, IMF के प्रोग्राम में जा रहे हैं, मगर साथ में अपोजिशन को टारगेट करने का इल्ज़ाम भी ले रहे हैं और अगर उन्हें अदालतों से रिलीफ मिलता है तो उस पर नाराज भी नजर आ रहे हैं। जी डेफिनेटली, अगर तो कोई तहरीक इंसाफ के साथ किसी अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में वो रिहा हो रहे होते फिर तो तहरीक इंसाफ जो है वो खुश होती या कम अज़ कम मुतमिन होती। अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में PTI के कई लोग ये समझ रहे होंगे कि ऐसे लगता है कि बाज़ ताकतें या वो जो ताकतें कम अज़ कम नून के ख़िलाफ़ थीं वो अब उतनी सख्त ख़िलाफ़ नहीं रहीं और इसका मतलब ये है कि जो PTI को बहुत ज़्यादा फेवर थी उसमें कुछ कमी आई है। लेकिन वो समझते होंगे, मेरा ख्याल है कि वक्त गुज़रने के साथ जो भी इस तरह के केसेस बनाए जाते हैं वो जब कोर्ट के अंदर ट्रायल होता है तो वो खुल जाते हैं और उसके अंदर कमियां नज़र आती हैं और जो जज साहबान हैं उनके पास फिर कोई रास्ता नहीं होता। हाँ, जब इलेक्शन की सिचुएशन होती है, सियासी दबाव होता है, सिचुएशनल दबाव होता है, तो उस वक़्त बाज़ फ़ैसले ऐसे आ जाते हैं जिन पर बहुत ज़्यादा गौर व फ़िक्र नहीं किया होता और उससे जो है उस दबाव के अंदर आकर फ़ैसले हो जाते हैं। अब आप देखें कि हनीफ अब्बासी को उम्र कैद की सज़ा तो बहरहाल बड़ी उस वक़्त ज़्यादती लगी थी और फिर रात को इतनी देर में फ़ैसला सुनाना वो भी ऐसे रूटीन में नहीं होता। ये दोनों जो चीज़ें थीं ये रूटीन से हट के थीं और हर एक ने महसूस की थी, चाहे कोई उनका हामी था चाहे उनका मुखालिफ था। तो मेरा ये ख़्याल है कि अगर नून की मुसीबतें ख़त्म नहीं हुई तो कम ज़रूर हो रही। क्योंकि राशिद राय साहब हमारे साथ मौजूद थे। इलेक्शन से पहले बहुत सारे ऐसे फैसले जो इत्तफाक की वजह से नज़र आ रहे थे, अब इत्तफाकिया तौर पर एक एक कर उसमें रिलीफ मिल रहा है, मगर हुकूमत कुछ नए केसेस बना रही है, नाम ECL में डाल रही है, मजीद केसेस का इंतजाम भी दे रही है, साथ में मईशत के हवाले से तनकीद भी समेट रही है। IMF के हवाले से जो आसान चीज़ें थी, अनपॉपुलर ज़रूर थी मगर आसान फैसले थे, कीमतें बढ़ा देना, रुपए की कदर कम कर देना, वो तो हुकूमत ने कर दिए, मगर टैक्स बढ़ाने का भी एक टारगेट IMF दे रही है जिसके हवाले से खबरें आ रही हैं। वज़ीर ख़जाना अमेरिका में हैं, क्या मामला है, बात करेंगे एक के बाद। तहरीक इंसाफ जब से हुकूमत में आई है उसे मुआशी चैलेंजेस का सामना है जिनसे निकलने के लिए कोशिशें हो रही हैं। इस सिलसिले में वजीर खजाना असद उमर अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां उनके आलमी बैंक के सदर डिप्टी मैनेजमेंट डायरेक्टर से भी मुलाकात हुई है। अब एक तरफ IMF के साथ मुआहदे के लिए मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, हुकूमत कह चुकी है कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में जा रहा है, तो दूसरी तरफ से जो खबरें सामने आ रही हैं उनके मुताबिक IMF ने पाकिस्तान को सिर्फ डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर घटाने का ही नहीं कहा था, बल्कि टैक्स महसूलात रेवेन्यू भी 5,400 अरब रुपए तक ले जाने का कहा है अगले माली साल में। इस हवाले से एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाया होने वाली शहबाज राना की रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने टैक्स आमदनी मुल्की मईशत के 13% तक ले जाने का टारगेट दिया है। अब हुकूमत जो मईशत को ICU से निकालने की बात कर रही है, उसने जो आसान काम था वो कर दिया, यानी रुपया गिरा दिया, दरामदाद पर ड्यूटीज लग गई, महंगाई बढ़ गई, मईशत की तरक्की गिर गई, शरह सूद बढ़ गई, मगर मुश्किल काम में हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम है। 5,400 अरब रुपए तो दूर की बात है, हुकूमत इस साल का 4,400 अरब रुपए टैक्स जमा करने का टारगेट ही पूरा नहीं कर पाएगी। 500 अरब रुपए तक की कमी के साथ टैक्स आमदनी 4,000 अरब रुपए से भी कम होने के इम्कानात हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तशवीश का बाइस बन सकता है पाकिस्तान की मईशत के लिए, क्योंकि अगर टैक्स नहीं जमा होगा तो हुकूमत खर्च नहीं कर पाएगी और जो खर्च करने भी हैं उनके लिए स्टेट बैंक से पैसे बोरो करेगी, जिससे महंगाई होगी, या कमर्शियल बैंक से लेगी तो फिर प्राइवेट सेक्टर को कुछ नहीं मिलेगा और मुल्क की मईशत का फिर पहिया कैसे चलेगा। हुकूमत करेंसी गिराकर, शरह सूद बढ़ाकर, महंगाई में इजाफा करके और तरक्की की शरह घटाकर दावा कर रही है कि वो मईशत को ICU से निकाल चुकी है। वजीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हम्माद अजहर ने आज न्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवाम को क्या वजूहात बताई टैक्स आमदनी में कमी की, वो देखिए।
ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि डिवेल्यूएशन से इनिशियली तो आपके रेवेन्यूज़ बढ़ते हैं अगर आपकी इंपोर्ट कम ना हो रही हो। पाकिस्तान अपना 40% जो रेवेन्यू है FBR वो इंपोर्ट स्टेज पे इकट्ठा करता है। अब आपकी इंपोर्ट जो कि अगस्त में 15% ग्रो कर रही थी, अब वो नेगेटिव जा रही हैं, तो इसलिए हमें रेवेन्यू ग्रोथ नहीं मिल रही। रेवेन्यू में कमी नहीं आई, रेवेन्यू तो पिछले साल से 3% ज़्यादा पे है। हम्माद अजहर का दावा है कि दरामदाद में कमी की वजह से जो रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट है वो नहीं पूरा हो रहा, उसमें कमी आई है। हुकूमत के अपने जारी करदा दादशुमार इसके बरक्स हकाइक बता रहे हैं। अगर डॉलर के एतबार से देखा जाए तो ये बात दुरुस्त है कि दरामदाद में कमी आई है। गुज़िश्ता साल जुलाई से मार्च के दरमियान दरामदाद 44.2 अरब डॉलर थी, जबकि रवा वाली साल में जुलाई से मार्च तक दरामदाद 40.7 अरब डॉलर हैं। मगर रुपए की कदर में कमी आई है। तो रुपए के लिहाज से देखा जाए तो गुज़िश्ता साल जुलाई से मार्च में दरामदाद 4,768 अरब रुपए थी, जबकि इस साल जुलाई से मार्च में दरामदाद 5,381 अरब रुपए हैं। तो रुपए के लिहाज से देखा जाए तो दरामदाद में इजाफा हुआ है। इस लिहाज से ड्यूटी में भी इजाफा होना चाहिए, क्योंकि दरामदाद जब आ जाती हैं तो उस पर ड्यूटी कलेक्ट होती है, वो भी डॉलर से रुपए में हुकूमत का रेवेन्यू बनती है। तो अगर रुपए में दरामदाद में इजाफा हुआ है तो रुपए में ड्यूटी में भी इजाफा होना चाहिए। और न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक रवा माली साल जुलाई से मार्च के दौरान दरामदाद की स्टेज पर रेवेन्यू कलेक्शन में 5.5% इजाफा हुआ है। तकरीबन 1285 अरब रुपए तक ये पहुंच गई हैं। इसी अरसे में कस्टम ड्यूटी की मद में 19.2% का इजाफा हुआ और वो 510 अरब रुपए हो गई। इसी तरह दरामदाद पर विदहोल्डिंग टैक्स में इजाफा 6% हुआ, 168 अरब रुपए हुई। दरामदाद पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में 1.7% इजाफा हुआ और साथ ही तकरीबन 9 अरब रुपए ये हो गई। इस तरह हम्माद अजहर ने कहा कि रेवेन्यू कलेक्शन में महज 3% इजाफा हुआ है। मार्च तक के नंबर देखें तो तकरीबन 2% का इजाफा बनता है, मगर मुल्क में महंगाई 7% है। GDP ग्रोथ की शरह अगर कंजर्वेटिव नंबर्स भी लगाए जाएं तो 3% है। तो नॉमिनल GDP ग्रोथ की वजह से रेवेन्यू में बगैर किसी मेहनत के 10% इजाफा होना चाहिए, मगर इजाफा उनके अपने मुताबिक सिर्फ 3% क्यों है? अगर इंपोर्ट ड्यूटी में इजाफा हुआ है कलेक्शन नंबर्स में, अगर नॉमिनल GDP ग्रोथ 10% है, तो हुकूमत कहाँ नाकाम हो रही है? हुकूमत ने अपने गलत टारगेट रखे, उन्हें दोबारा बजट बनाने का मौका मिला था, तरमीम करने का मौका मिला था, और अब ये कह रहे हैं कि वो पूरा नहीं हो रहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कौम से सबसे बड़ा वादा ये था कि जब ईमानदार हुकूमत आएगी तो लोगों का एतमाद बहाल होगा, जो टैक्स नहीं देते वो भी इतना टैक्स देंगे कि कर्ज ही नहीं लेना पड़ेगा और पैसा कर्जों की वापसी के बजाय अवाम की फलाह पर खर्च होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये बयानिया रहा है, बार बार रहा है कि यह कौम सबसे ज़्यादा खैरात देती है मगर टैक्स नहीं देती, क्योंकि इसे डर है कि उनका पैसा चोर हुक्मरान खा जाएंगे, इसलिए जब वो आएंगे तो टैक्स वसूली बढ़ाएंगे, लोगों का एतमाद बढ़ेगा। ये दावे हुकूमत में आने के बाद भी उन्होंने बार बार किए, मगर अब जबकि हुकूमत को आए 7 माह से जायद हो चुके हैं तो सूरत हाल ये है कि टैक्स वसूली अपने हदफ से बहुत कम है, तारीखी शॉर्टफॉल है। खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि माली साल के आखिर तक ये शॉर्टफॉल 485 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई, मगर अवाम का एतमाद वसूली बढ़नी चाहिए थी मगर वो नहीं बढ़ रही। वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हम्माद अजहर ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि हम सेकेंड हाफ में ये टारगेट पूरा कर लेंगे, मगर टारगेट से पीछे ही जाते जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त शहबाज राना, रिपोर्ट एक्सप्रेस ट्रिब्यून, मेहताब हैदर, रिपोर्ट द न्यूज़। उन दोनों से इस हवाले से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। शहबाज राना, आपकी रिपोर्ट है कि 5,400 अरब रुपए का टारगेट चाहता है IMF। ये तो यहाँ पर 4,400 अरब रुपए नहीं जमा कर पा रहे, नॉमिनल GDP ग्रोथ के बराबर नहीं कर पा रहे। क्या रेवेन्यू को समझ नहीं पा रही? हालांकि खुद एक रेवेन्यू मिनिस्टर लगाए हुए हैं हम्माद अजहर साहब, जो दूसरी चीज़ों पर तो बड़ी तफसील से बात कर रहे हैं, इसका नहीं बता रहे हैं तफसील से कि क्या वजह, क्या नहीं समझ में आ रहा हुकूमत को कि रेवेन्यू का क्या करना है, टैक्स का क्या करना है? जी शुक्रिया शाहजेब साहब। 2-3 बुनियादी बातें। एक तो जो हम्माद अजहर साहब का रोल अभी तक है वो उनका रोल जो FBR की एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी मामलात हैं वो चेयरमैन FBR देख रहे हैं। हम्माद अजहर साहब का जो ज़्यादातर रोल है वो पॉलिसी के ऊपर तक महदूद है और उनकी कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन उस तरह नहीं हो रही। अगर आप उनसे पूछें कि डे टू डे रेवेन्यू कलेक्शन शायद वो भी उसको वो इतना ट्रैक नहीं कर रहे। अब जहांज़ेब खान साहब का जहाँ तक ताल्लुक है वो इस चीज़ को किस हद तक देख रहे हैं वो आप हमारे सामने उनकी कारकर्दगी है। 318 अरब रुपए का शॉर्टफॉल हो चुका है जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा शॉर्टफॉल है। अब आ जाते हैं IMF का जो सबसे बड़ा इस वक्त जो इशू है, IMF ये समझ रहा है कि पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है FBR का टैक्स कलेक्शन का, उससे तकरीबन कम अज़ कम ये 4 से 5% ऑफ द GDP वो कम कलेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स कुछ 1700 से 2000 अरब रुपए का। तो जो पहले साल में वो जो बात कर
कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी जो टैक्स टू जीडीपी है जो एफबीआर की इस साल वो जो पीएमएलएन छोड़ के गई थी वो 11.2% के ऊपर छोड़ के गई थी, लेकिन जिस तरीके से एफबीआर की परफॉर्मेंस है वो 10.5 या 10.6 से ज़्यादा नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि बजाय पीटीआई की हुकूमत के अंदर रेवेन्यू कलेक्शन इन टर्म्स ऑफ द साइज ऑफ द इकोनॉमी बढ़ने के वो कम हो जाएगी। यहाँ से आईएमएफ आपको कह रहा है कि 10.5 से आप जाएँ तकरीबन 13% ऑफ जीडीपी, ये हो नहीं सकता। अगर आप नॉमिनल जीडीपी की जिसका बात कर रहे हैं कोई 450 से 500 अरब रुपए उससे फ़ायदा मिल भी जाए तो उसके बाद भी तकरीबन 1000 अरब रुपए के टैक्सेस लगाने हैं। जो टैक्स आपने एक्सचेंज रेट की जो डिवैल्यूएशन करनी होती है वो तो दो लोग कमरे में बैठ के कर लेते हैं। यहाँ पे जब एफबीआर के टैक्सेस लगेंगे तो ये मामला फेडरल कैबिनेट में जाएगा। बहुत सारी लॉबीज़ हैं जो एग्जेम्प्टेड रेट्स के ऊपर एंजॉय कर रहे हैं अपने बेनिफिट्स, वो विड्रॉ होंगे, उनकी तरफ से रिएक्शन आएगा तो ये बहुत ही मुश्किल चीज़ होगी। हुकूमत की इस वक्त ये कोशिश है कि ये 4800 अरब रुपये से लेके 5000 अरब रुपये तक IMF को एग्री कर ले। मुझे ये इतना आसान नज़र नहीं आ रहा। मेहताब हैदर साहब, ज़ाहिर है अनपॉपुलर ज़रूर हैं जो फैसले हुकूमत ने किए जिसकी उन्हें दाद देनी चाहिए, मगर ऐसे फैसले नहीं है जिसमें नजर आए कि हुकूमत ने बड़ा जबरदस्त होमवर्क करके मईशत को कोई आईसीयू से निकाल दिया हो। तारीखी तौर पर हुआ है, रुपया गिर गया, डिमांड पुल करके, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाकर, जीडीपी ग्रोथ पर कॉम्प्रोमाइज कर महंगाई बढ़ाकर स्टेबलाइजेशन का फेज लाया जाता है। कोई रॉकेट साइंस अभी तक है नहीं। रेवेन्यू बढ़ाना एक बहुत बड़ा मामला होगा जो हुकूमत अभी तक कर नहीं पाई है। IMF अगर टारगेट देता है, रुपए तो गिरा दिया, मगर रेवेन्यू को बढ़ाने का तो कोई होमवर्क आपको दिख रहा है हुकूमत का? मैं समझता हूं जी, जो बेसिकली जो चीज़ सबसे बड़ी ख़तरनाक है वो ये है कि इकॉनमी जो है वो स्लो डाउन हो रही है, और जब इकॉनमी स्लो डाउन होती है उसमें अगर आप इतने बड़े टारगेट्स जो हैं वो एफबीआर को देंगे तो वो डेफिनेटली जो है वो मुश्किल होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मैं समझता हूँ कि एक चीज़ जो है ना वो उस पर हमें सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए। एक तो ये है कि रेवेन्यू साइड जो है वो प्रॉब्लम है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस नहीं हो रही। आपका जो सैलरीड क्लास है और जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है, कब तक आप उससे ही खून चूसते रहेंगे? जब तक आप ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की तरफ नहीं जाएंगे और एफबीआर को उसी की बुनियाद पे परफॉर्मेंस जज नहीं करेंगे। मगर मेहताब साहब, उसमें जो पिछली हुकूमत के कुछ फैसले थे फाइलर और नॉन फाइलर के हवाले से, इन्होंने तो वो भी रिवर्स कर दिए और पूरी कंफ्यूजन के साथ। पहले रिवर्स किया, फिर उसको रिवर्स किया, फिर 1300 सीसी तक किया, फिर सबके लिए कर दिया, प्रॉपर्टी में भी। तो ये तो आपको लग रहा है कि जो टैक्स बेस को ब्रॉडन करने का कोई कुछ किया है इन्होंने? एमनेस्टी का कहते थे कि जो टैक्स देते हैं उनके उर्सा ज्यादती है, वो भी लेकर आगे कुछ कर रहे हैं ब्रॉडनिंग के लिए। ब्रॉडनिंग के लिए देखें, इन्होंने एक इस्लामाबाद में एक इनिशिएटिव शुरू किया था कि जितने भी पोश इलाके हैं E6 में मसलन इन्होंने घरों का सर्वे शुरू किया, लेकिन वो प्रॉब्लम ये है कि उसको हाफ वे जो है वो इनकम्प्लीट इन्होंने बंद कर दिया है। और ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की तरफ अगर आप इनके फिगर्स की बात करें तो ये कहते हैं जी रिटर्न फाइलर्स की तादाद बढ़ गई, लेकिन एक मेजर इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। वो मेजर इनिशिएटिव जो है वो पॉलिटिकल विल उसके लिए चाहिए, वो नज़र नहीं आ रही। जब तक आप ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की तरफ नहीं जाएंगे, आप इकॉनमी को जो स्लो डाउन है उससे नहीं निकलेंगे, आपके पास कोई हल नहीं होगा कि आप जो है एग्जम्पशंस को उड़ाएं और टैक्स रेट्स में इजाफा करें। और अगर आप टैक्स रेट्स में इजाफा करेंगे तो उसके नतीजे में पॉलिटिकल अपहीवल जो है वो होने के चांसेस है इस मुल्क के अंदर। और आपको मैं बताऊं कि 5.4 ट्रिलियन एफबीआर ने भी वाज़ेह तौर पे जो है हुकूमत को कह दिया है कि 5.4 ट्रिलियन हम नहीं कर सकते, हम मैक्सिमम 5.1 तक जा सकते हैं। 5.1 ट्रिलियन जो कह रहे हैं मेहताब हैदर साहब, शहबाज के इस तक का कह रहा है अगर एफबीआर, तो वो भी जो एग्जिस्टिंग नंबर है, क्योंकि टारगेट नहीं पूरा हो रहा, अगर 4 ट्रिलियन के आसपास, तो उसमें भी तकरीबन 28-29% की ग्रोथ होगी अगर 5.1 ट्रिलियन पर भी जाते हैं। इस एग्जिस्टिंग सिनेरियो में वो मुमकिन होगा कि अभी मईशत में जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है, इन्फ्लेशन प्लस जीडीपी, उसका भी रेवेन्यू नहीं कलेक्ट हो रहा। 3% की ग्रोथ है, 10% तो बगैर मेहनत के हो जाना चाहिए था। हो पाएगा 5 ट्रिलियन, 5.1 ट्रिलियन भी? शाहजेब साहब देखें, ये जो बातें करना बहुत आसान होता है। इस वक्त इनकी जो ग्रोथ है वो 3% भी नहीं है, वो 2% पे आ गई है जो मार्च के नंबर्स हैं। 10% से 2% का जो 8% का जो फ़र्क है, क्या वो लीकेजेस हैं, क्या करप्शन हो रही है? इसको वज़ीर आज़म साहब को खुद देखने की ज़रूरत है। जो मेरी एफबीआर के लोगों से बात हुई है, शायद वो कोई चीज़ कमिट भी कर ले 5000 या 5100 अरब रुपए के ऊपर। उनका ये मौक़िफ़ है कि जो चीज़ हम आराम से कर सकते हैं वो 4600 अरब से लेकर 4700-4800 अरब रुपए से ऊपर हम नहीं कर सकते। इन हालात में ये इंतहाई मुश्किल चीज़ है।
इसका जो मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं, अगर असद उमर साहब कोई चीज़ कमिट कर रहे थे वाशिंगटन में और IMF का कोई जो मिशन है स्टाफ लेवल का पाकिस्तान आ जाता है और प्रोग्राम साइन हो जाता है, तो फिर हर छमाही के बाद आपको एक नया मिनी बजट देखना पड़ेगा। आपको याद होगा इसहाक डार साहब भी, उन्होंने बहुत ज़्यादा मिनी बजट्स इंट्रोड्यूस करवाए थे, तो इनके पास बहुत एक डिफिकल्ट सिनारियो है। आप 25-30% की बात करें, ये 15% नहीं कर सकते। जो नॉन फाइलर्स के खिलाफ इनकी कैंपेन है, उसका अगर आप इनिशियल रिजल्ट्स देख लें, पहले 8 माह के जितने भी इन्होंने नोटिस दिए हैं, जितना भी इनका उसमें ऑफशोर भी है, सारे इनके जो डोमेस्टिक भी लोगों को इन्होंने टारगेट किया है, जो टोटल इनको वहाँ से रेवेन्यू मिला है वो 1 अरब और 30 करोड़ रुपए का मिला है। इसके मुकाबले में जो इनके इन्फोर्समेंट के एक्शंस थे, वहाँ से इनको 8 अरब और 30 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला। इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है। इसका मतलब ये है कि आपके इन्फोर्समेंट के प्रॉब्लम्स हैं, आपकी पॉलिसी के इश्यूज़ नहीं है। IMF का मसला ये है, IMF पॉलिसी वाली साइड पे ज़्यादा जाता है। अगर हुकूमत कल सुबह IMF को जाके कहता है जी कि हम 200 से 300 अरब रुपया हम ये जो लोगों से ले लेंगे, बेनामी की वजह से लोग तंग हो रहे हैं, वो हमारे नेट में आ जाएंगे, ऐसा हरगज़ नहीं होगा। जब आप मुज़ाकरात की टेबल पर IMF के साथ बैठते हैं तो वो अपने नंबर्स को मैच करता है। अगर आप कहते हैं कि हम 500 अरब रुपए का हमने इजाफी टैक्स इकट्ठा करना है, तो IMF कहता है कि इस 500 अरब रुपए के पीछे आपके जो रेवेन्यू मेजर्स हैं वो किधर हैं। तो इस सारी सूरत हाल में मुझे इसमें कोई ख़ास उम्मीद नज़र नहीं आ रही। और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है, FBR के जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं वो आज भी अपनी जगह पर मौजूद हैं, उसको हल करने के लिए कतन कोई कोशिश नहीं की गई। FBR का जो हालात है वो हर दिन जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक और बड़ा जो मसला है, ऐसा नहीं है कि सारी FBR करप्ट है, वहाँ पे बड़े कॉम्पिटेंट लोग भी बैठे हुए हैं, वो डिमोटेड है इस वक्त डिमोटिवेशन के हवाले से भी बात आ रही है, मगर डिलीवर तो FBR ने बहरहाल करना है। शहबाज राना, मेहताब हैदर, बहुत शुक्रिया। इस वक्त मायूस कुन सूरत है, रिफॉर्म्स हो नहीं रहे हैं। जो असल में काम है, जिसमें मेहनत करनी पड़ेगी हुकूमत को, सिर्फ अनपॉपुलर डिसीजन का मसला नहीं है, होमवर्क का मसला है, वो नहीं हो रहा है FBR में। वजीर रेवेन्यू इस वक्त उनकी परफॉर्मेंस है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद खबरों पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान करप्शन के खिलाफ हैं, मुल्क की तरक्की की राह में इसे सबसे बड़ी रुकावट समझते हैं और करप्ट अफराद को सजाएं दिलाने का अज़म जाहिर करते रहते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते इमरान खान ने इस मुतालिक अपने ट्विटर अकाउंट पर एक हदीस का हवाला देते हुए लिखा कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुमसे पहले बहुत सी कौमें तबाह हो गईं, जहां ताकतवर के लिए एक और कमज़ोर के लिए दूसरा कानून था। करप्शन से मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिसी और नज़रियात काबिल कदर हैं। अगर नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर सूबों से मुताल्लिक करप्शन की खबर आती है तो इमरान खान तकरीरों में उसका जिक्र करते हैं, ट्विटर पर तनकीद करते हैं, लेकिन अपने वुज़रा और हुकूमत से मुताल्लिक सामने आने वाले करप्शन के केसेस, नाअहली और बदनज़मी जैसे मामलात पर उनकी तरफ से इक़दामात तो दूर की बात, कोई बयान तक सामने नहीं आ रहा। इस वक्त बदनवानी, बदनज़मी और नाअहली की बहुत सी खबरें तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुताल्लिक सामने आ रही हैं और इसमें सबसे अहम मामला पेशावर मेट्रो बस का है। एक प्रोजेक्ट जिससे मुतालिक दावा किया गया कि वो 40 से 50 अरब रुपए में 6 माह के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। 1.5 साल गुजरने के बावजूद वो मुकम्मल नहीं हो सका। इस प्रोजेक्ट की लागत अब 80 अरब रुपए से भी तजावुज कर चुकी है। डेडलाइन 6 माह की दी गई, लेकिन प्रोजेक्ट की फंडिंग करने वाला एशियन डेवलपमेंट बैंक कहता है कि उनके पास ये प्रोजेक्ट 2021 तक है। तो झूठे दावे क्यों किए गए? अगर किए गए तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक्शन क्यों नहीं लिया? कहा गया कि इल्तवा इसलिए हुआ क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने डिज़ाइन बदले और उन्हें एक्सटेंशन दी, मगर जब एशियन डेवलपमेंट बैंक से हमने पूछा तो हमें जवाब मिला कि डिज़ाइन की तब्दीली तो खुद साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक के कहने पर की गई, हमने नहीं की। बयानात में तजाद मिला, लेकिन इमरान खान ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई बयान नहीं दिया। BRT से मुतालिक खुद सूबाई इंस्पेक्शन टीम ने फाइंडिंग्स दी कि प्रोजेक्ट की नाकिस मनसूबाबंदी की गई, बहुत से मामलात में बेज़ाब्तगियां हुई, लेकिन इमरान खान खामोश हैं। अब बात यहाँ तक आ पहुंची है कि पीपल्स पार्टी ने BRT मनसूबे से मुतालिक नैब में दरख्वास्त दायर कर दी है। आज पीपल्स पार्टी ने नैब में दरख्वास्त जमा कराते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत मुकर्ररा मुद्दत में मंसूबा मुकम्मल करने में नाकाम हो चुकी है। मंसूबे की अदम तकमील से पेशावर के शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने परवेज़ खटक की क़यादत में इस मंसूबे में करप्शन की। दरख्वास्त के मुताबिक नैब के आर्टिकल 9 के तहत मंसूबे की लागत में इजाफा कानूनी जुर्म है, इसलिए तहकीकात की जाए। अपोजिशन इन केसेस पर मुहिम चला रही है, लेकिन इमरान खान खामोश हैं। ना कोई ट्वीट किया, ना कोई बयान दिया, ना कोई कार्रवाई की। अब खबरें आ रही हैं कि खुद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर जो इंस्पेक्शन टीम बनी उसकी रिपोर्ट पर कार्रवाई तो नहीं हो रही, बल्कि वज़ीर आला इस बात पर नाराज़ हैं कि ये रिपोर्ट पब्लिक क्यों की गई, मीडिया पर क्यों आई। बात सिर्फ BRT तक महदूद नहीं है। एक और मामला है जिसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाकिस मनसूबाबंदी पर सवालात उठे, और वो मामला है बिलियन ट्री सुनामी का, जिसमें माजी में भी बहुत बातें हो चुकी और इमरान खान
शजरकारी को बहुत ज़रूरी करार दे चुके हैं, उसका क्रेडिट ले चुके हैं, मगर 25,000 दरख्त जो पेशावर के इलाके चमकनी से हयाताबाद तक लगाए गए थे, इन समेत बेशुमार दीगर बड़े दरख्तों को पेशावर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए गिरा दिया गया है। यानी करोड़ों रुपए जो पेशावर में दरख्तों की शजरकारी और सड़कों की खूबसूरती के लिए लगाए गए, उन्हें BRT प्रोजेक्ट के लिए ख़त्म कर दिया गया। जबकि ये बात काबिल गौर है कि BRT के मंसूबे का आइडिया 2014 को ही मंजूर कर लिया गया था, उसके बावजूद इन सड़कों पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जब आखिर में उन्हें ख़त्म ही करना था। इससे मुतालिक भी सब तनकीद कर रहे हैं। खुद मंसूबे की इंस्पेक्शन टीम ने इसका जिक्र किया, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान खामोश हैं, कोई नोटिस नहीं लिया, कोई बयान नहीं दिया। दूसरी तरफ तालीम वज़ीर आज़म इमरान खान की हमेशा तरजीहात में शामिल रही। उन्होंने दावे किए कि ऐसी इस्लाहात की गई हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में प्राइवेट स्कूल्स में से तलबा सरकारी स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं। पूरे मुल्क में यही निज़ाम लाएंगे। लेकिन गुज़िश्ता दिनों ये रिपोर्ट सामने आई जिसमें दावा किया गया कि एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन फाउंडेशन के हुक्काम मुबैना तौर पर घोस्ट तलबा और स्कूलों की रजिस्ट्रेशन में मुलविस थे। खबर में लिखा गया कि दस्तावेजात से ये इंकशाफ हुआ है कि 2018 और 19 में सूबे के 25 मुख्तलिफ जिला में मजमूई तौर पर इनरोल किए जाने वाले 93,000 तालिब इल्मों में से सिर्फ 51,708 तालिब इल्मों की मौजूदगी की तस्दीक हुई, यानी तकरीबन 43,000 इनरोलमेंट जाली थे। जबकि सूबाई हुकूमत घोस्ट स्कूलों और उनके जाली तलबा पर किसी ऑडिट के बगैर कौमी खजाने के करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। इमरान खान घोस्ट स्कूल्स के खिलाफ हमेशा बोलते रहे, मगर अब खैबर पख्तूनख्वा के स्कूल्स में घोस्ट तलबा सामने आ गए हैं। लेकिन इमरान खान खामोश हैं, कोई नोटिस नहीं ले रहे, कोई ट्वीट नहीं कर रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे। इसी तरह एक और केस मालम जब्बा है। मालम जब्बा केस में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुताल्लिक है। इसमें मौजूदा और साबिक वज़ीर आला को भी नैब तलब कर चुका है। इस केस में सयाहती मकाम की सरकारी ज़मीनों के ठेकों को मंजूर नज़र कंपनी को देने का इल्ज़ाम है, जिसमें बेशुमार बेज़ाबतियों के इल्ज़ाम भी हैं। सब बोले, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान खामोश हैं। इसी तरह इन सयाहती मकामात पर जो होटल मालिकान हैं वो रो रहे हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान सयाहत पर जोर देते रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों सयाहत से मुतालिक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत का काम सरमायाकारी नहीं है, हम सड़कें बनाकर देंगे, रुकावटें दूर करेंगे, फिर प्राइवेट सेक्टर होटल्स बनाएगा, सरमायाकारी करेगा। मगर अब होटल मालिकान रो रहे हैं, अखबारों में इश्तिहारात दे रहे हैं कि हमने इन मकामात पर 5 स्टार होटल्स बनाने के लिए अरबों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन सड़कें ही नहीं बनी हैं जिनके जरिए होटल्स तक पहुंचा जाए। इश्तिहारात में होटल मालिकान ने कहा है कि 5 सालों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक रोड भी नहीं बना सकी, जो इनके वादे और मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। यह है करप्शन और बेज़ाब्तगी के इल्ज़ामात जिन पर इमरान खान खामोश हैं। इंसाफ होना चाहिए, एहतसाब भी होना चाहिए। वज़ीर आज़म के इस विजन में कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन इंसाफ और एहतसाब तो बिला तफरीक हो, चाहे बयानात की हद तक हो, ट्वीट्स की हद तक हो या एक्शन की हद तक हो, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान खामोश हैं। ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं और आम खबर इस पर बात करेंगे। कुछ दिन पहले घोटकी से 2 हिंदू लड़कियों से मुतालिक ये खबरें सामने आई कि उनका मजहब तब्दील करा दिया गया है। ये भी कहा गया कि उनकी कम उम्री में शादी करा दी गई है, मगर अब ये दावे दुरुस्त साबित नहीं हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इस हवाले से आम समाअत हुई, जिसके बाद अदालत का तहरीरी हुक्म सामने आया, जिसके मुताबिक लड़कियों का मजहब जबरदस्ती तब्दील नहीं कराया गया। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक एक लड़की की उम्र 19 जबकि दूसरी की उम्र 18 साल है। लड़कियों ने मजिस्ट्रेट को बयान रिकॉर्ड कराया कि कबूल इस्लाम के बाद उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की। लड़कियां बालिग होने के बाइस अपने फैसले करने में आज़ाद हैं। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि लड़कियां सिक्योरिटी के लिए DC इस्लामाबाद को दरख्वास्त दे सकती हैं। तहरीरी हुक्म में कमीशन के अरकान को आइंदा समाअत पर तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है और कमीशन को अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए सिफारिशात पेश करने की भी हिदायत की गई है। इससे पहले समाअत के दौरान इंक्वायरी कमीशन के रुकन IA रहमान ने अदालत को बताया था कि इंक्वायरी के मुताबिक लड़कियों ने मजहब ज़बरदस्ती तब्दील नहीं किया, लेकिन यह तासुर ज़रूर मौजूद है कि एक मुनज़्ज़म ग्रुप घोटकी में लोगों को तब्दीली मजहब की तरगीब देता है। IA रहमान ने अदालत से कहा कि अदालत ऐसे मराकज़ को कानूनी दायरे में लाने का हुक्म दे, जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने रिमार्क्स दिए कि सिंध उनके दायरा इख्तियार में नहीं आता। अब देखते हैं कि सिंध हुकूमत इस हवाले से क्या करती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल के प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी।